हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी एग्जाम पॉइंट पर। मैं हूं के सर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर एग्जाम में कंप्यूटर से नंबर बढ़ाने हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरा फोकस रखिए और क्लास को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का इतिहास और परिचय। यूपी लेखपाल के एग्जाम के अंदर 15 मार्क्स अंदर नंबर का ये आता है और इसका पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं लेखपाल यूपी के सभी एग्जाम में आई टेस्टिंग, यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्टमैन, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड, यूपी ट्रिपल एक्स एससी एक्स रे टेक्नीशियन, जितने भी एग्जाम में गन्ना पर्यवेक्षक में आए हुए क्वेश्चन है सब हम सोल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसी से आपको समझा दूंगा बेहतरीन और अच्छे तरीके से। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलो टाइम को ज्यादा ना खाते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, आप समझेंगे और पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दोस्त पढ़ो और मैं भी पढ़ता हूं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट डज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू इन कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपसे पहली बार कोई पूछे कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है तो बता देना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू की फुल फॉर्म होती है। ठीक है जी, ये तो होती फुल फॉर्म। अब पूछता है कि व्हाट डज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू इन कंप्यूटर सिस्टम डू। कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणित तर्क इकाई एएलयू क्या कार्य करती है? अंकगणित और बुलियन लॉजिकल गणना, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बुलियन लॉजिकल कैलकुलेशन। अंकगणित और बुलियन लॉजिकल गणना करती है, डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करती है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, मेमोरी आवंटन का प्रबंधन करती है, या इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ती है। तो जो एएलयू होती है वो परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करती है। तो राइट आंसर ए, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बुलियन लॉजिकल कैलकुलेशन, अंक गणित और बुलियन लॉजिकल गणना करती है। ठीक है नहीं? अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा सा बता देता हूं ये क्या कहना चाहता था। ये कहना चाहता था कि जो एएलयू है ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह यूनिट अंकगणित गणनाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, बुलियन लॉजिकल गणनाएं जैसे एंड और नोट करती है। एएलयू प्रोसेसर का वह घटक है जो डेटा प्रोसेसिंग के केंद्र में होता है और यह सीपीयू के निर्देशों को निष्पादित करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपर्स इज नॉट करेक्टली मैच विद द टेक्नोलॉजी डेवलप। निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सुमेलित नहीं है? मतलब एक इंसान का नाम दिया है और उसके द्वारा किया गया कार्य दिया है। अब इनमें से एक ऐसा वो शख्स है जिसने वो कार्य नहीं किया। समझ गए? सिंपल लैंग्वेज में है। तो जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बिल्कुल इसने तो यही किया है। एलन ट्यूरिंग ने डेटा डेटाबेस मैनेजमेंट किया, एलन ट्यूरिंग ने। एलन ट्यूरिंग ने जो है ये नहीं किया। एलन ट्यूरिंग ने अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, ये गलत है। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा, तो इसका अगर काम पूछे तो बताना कि अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ, वैज्ञानिक साइंटिफिक ऑफ कंप्यूटर और मैथमेटिशियन है। ठीक है जी। और जैक किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी और टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है बी। एलन ट्यूरिंग ने क्या काम किया? एलन ट्यूरिंग ने अग्रणी
ये एक कंप्यूटर और वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, ठीक है जी। तो जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर थे, और जैक किलबी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, और टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी, एलन ट्यूरिंग अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा सवाल है सभी के सभी, और हमने एक बार इनमें नजर से देख लिया सही से, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा जिस दिन एग्जाम होगा 21 तारीख को, विद प्रूफ जब मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं इन्हीं क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन एज इट इज दिखाऊंगा, विद ऑप्शन एज इट इज, और विद आंसर एज इट इज, विद एक्सप्लेनेशन एज इट इज दिखाऊंगा। ये हमारा वादा है आपसे। तो हमारे इस वादे के लिए आपको हमसे एक वादा करना पड़ेगा। इस जो यूपी एग्जाम पॉइंट परिवार है, ये आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो इसकी मेहनत आपके बगैर कुछ भी नहीं है। तो आप सपोर्ट कीजिए यूपी एग्जाम पॉइंट परिवार को। ये आपका परिवार है और हम आपके परिवार का हिस्सा हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, ग्रुप में सेंड कर दिया करें दोस्तों को। तो 1954 में, क्वेश्चन नंबर 3, 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम की अगर फुल फॉर्म पूछे तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में जॉन बैकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की? 1954 में कौन सी भाषा विकसित की? जॉन बैकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित? ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी फोरटोन, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यूनिक्स, ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है फोरटोन। 1954 में फोरटोन भाषा विकसित की थी। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखते हैं इसके बारे में। वर्ष 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम के बैकस और उनकी टीम ने फोरटोन प्रोग्रामिंग भाषा विकसित किया। यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए बनाया गया पहला उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। किसके लिए? वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, मुझे इसका जवाब दीजिए। हेक्साडेसिमल में व्हाट इज द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर? हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार। हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, ठीक है जी। हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं। फिर 8 किस में होते हैं, आप बता सकते हैं? 8। क्वेश्चन, इस जो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार 16 होता है, यह ऐसी प्रणाली है जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों का उपयोग करते हैं। हेक्साडेसिमल में मानों को दर्शाने के लिए 0 से 9 तक के अक्षर, ए से एफ तक का, जहां ए 10 और बी 11 और सी 12 और डी 13 और ई 14 और एफ 15 तक होता है। ए से एफ तक जहां ए 10 होता है, बी 11 होता है और एफ कितना होता है? एफ 15 होता है। ये चलता है 0 से 9 तक। हेक्साडेसिमल मानों को दर्शाने के लिए 0 से 9 तक और अक्षर ए से एफ तक, जहां ए 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14, एफ 15 तक होता है। पहला दूरसंचार उपकरण था। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। पहला दूरसंचार उपकरण था टेलीफोन, टेलीग्राफ, कंप्यूटर, टेलीविजन। तो राइट आंसर है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ पहला दूरसंचार उपकरण था। दूरसंचार उपकरण जो था, दूरसंचार उपकरण से बोलते हैं जो बात करने के लिए होता है। बात करने के लिए मतलब अपनी बात को एक दूसरे, जैसे पहले टेलीग्राफ के थ्रू, मतलब अब डाक आती थी जिस तरीके से, इस तरीके से टेलीग्राफ के थ्रू बात होती थी। भारत में डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र में एक सीधी और असहज शुरुआत हुई है। 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू की गई। 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग का एक हिस्सा था। 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। What does the post stand
फोर इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ है? पोस्ट, मैं पहले भी इस सवाल को आपको बता चुका हूं। पोस्ट का जो अर्थ होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। जब हम किसी फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं या डाटा ऑफ कर देते हैं उसका, या पावर ऑफ कर देते हैं उसकी, तो जब हम उसे ऑन करते हैं दोबारा, तो पहले वो एक सर्चिंग सा करता है, तो उसी सर्चिंग को बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब वो खुद को पहले चेक कर रहा है कि वो पूरी तरीके से काम कर पा रहा है, या कोई ऐसा उसका कोई फंक्शन ऐसा तो नहीं है कि उसका काम नहीं कर रहा। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है ना बाबू, समझ में आ रहा है ना? भैया मैं नहीं बता पाऊंगा दिल्ली पुलिस की कट ऑफ कितनी जाएगी। 15-15 लाख रुपए में बिक रहे हैं, कमेंट करो या दिल्ली पुलिस की कट ऑफ कितनी जाएगी। क्या बताऊं मैं उसमें? झूठ बता दूं, गलत बता दूं? अबे मेरे पास उसका कोई डाटा नहीं है दोस्त, और मैं किसी की कट ऑफ देके कट ऑफ नहीं बताता। फिर भी मैं आपके लिए एक बार बता देता हूं। दिल्ली पुलिस की जनरल की कट ऑफ मेल की 68 जाएगी, 66 से 68 जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। 68.5 भी रह सकती है, 69 भी नहीं रहेगी। ठीक है ना? कितनी भी धांधलेबाजी हुई इतनी ही जाएगी, और अगर ईमानदारी हुई उसमें कुछ चेकिंग ज़्यादा होगी तो 66 से भी नीचे रह सकती है फिजिकल की। और ओबीसी की कट ऑफ 66 से 65 तक रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 63 और 64 और 62 के आसपास रहेगी, और एससी और एसटी का कट ऑफ 58 59 के आसपास रहेगी। फीमेल में जनरल की कट ऑफ 62 से 63 रहेगी, फीमेल की कट ऑफ जनरल में 62 से 63 रहेगी, और ओबीसी की कट ऑफ 60, और एससी एसटी ऐसे लगा लेना, और ईडब्ल्यूएस 1 से 2 नंबर कम लगा लेना। ठीक है ना? ये रहेगी। अगर इसके इर्द गिर्द आपके मार्क्स हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर लीजिएगा। कल से परसों के बीच मंडे तक रिजल्ट आ जाएगा, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में पोस्ट का क्या अर्थ है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यह एक प्रकार की शुरुआती प्रक्रिया है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस के चालू होने पर होती है। पोस्ट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड और अन्य कंपोनेंट सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि पोस्ट के दौरान कोई समस्या पाई जाती है तो कंप्यूटर एक त्रुटि संदेश या बीप साउंड प्रदर्शित करता है। क्या करता है? बीप साउंड। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहां प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया? भारत में पहला कंप्यूटर कहां? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई? नहीं, मुंबई में तो लगा ही नहीं था पहला कंप्यूटर। टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, कोलकाता में पहला कंप्यूटर लगा था। कम्युनिकेशन रिसर्च लैबोरेटरी सीआरएल पुणे, इंडियन रेलवेज नई दिल्ली, तो कोलकाता में लगा था। ठीक है जी। वर्ष 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से हुई। इस आईएसआई में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज ए पोटेंशियल कंसिक्वेंस ऑफ नॉट बैकिंग अप डाटा? डेटा का बैकअप न होने का संभावित परिणाम क्या है? ऑप्शन ए इनहेंस ग्राफिक, बेहतर ग्राफिक्स। ऑप्शन बी इंक्रीज्ड कंप्यूटर स्पीड, कंप्यूटर की गति में वृद्धि। ऑप्शन सी इंप्रूव्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। ऑप्शन डी डाटा लॉस। ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डाटा लॉस। व्हाट इज द पोटेंशियल कंसिक्वेंस ऑफ नॉट बैकिंग अप डाटा? डेटा का बैकअप न होने का संभावित परिणाम क्या है? डेटा लॉस। डेटा लॉस। डेटा का बैकअप लेना मतलब है अपने जरूरी डेटा की एक प्रतिलिपि कॉपी किसी अन्य स्थान जैसे हार्ड ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज आदि पर सुरक्षित रखना, ताकि अगर मूल डेटा नष्ट हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सके। यदि बैकअप नहीं लिया गया हो, कंप्यूटर क्रैश हो जाए, हार्ड डिस्क खराब हो जाए, वायरस अटैक हो जाए, या गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाए,
तो उस स्थिति में सारा डेटा हमेशा के लिए खो या मतलब लॉस हो जाता है। इसलिए बैकअप न लेने का सबसे बड़ा और संभावित परिणाम है डेटा हानि, डेटा लॉस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है डिजिटल। डिजिटल पे वो काम करेगा, 0 और 1 पे काम करता है कार्य, 0 और 1 पे, डिजिटल इसे बोलते हैं। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय गणना करता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम परम है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यह 1991 में सीडैक द्वारा बनाया गया, आदित्य भारत मौसम विज्ञान विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। सीडैक की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताओ क्या होती है। सीडैक की फुल फॉर्म। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी? 1941 से 1956 और 1956 से 1963 सेकंड पीढ़ी की बात करी। ठीक है, सेकंड पीढ़ी 1956 से 1963 के दौरान देखी गई। कब? 1900 कब देखी गई कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी? 1900 दूसरी पीढ़ी जो है 1956 से 1963 के दौरान देखी गई थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले ट्रांजिस्टर यूज हुए। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर, पहले टीवी में निर्वात ट्यूब, दूसरे पर ट्रांजिस्टर, फिर तीसरे में आईसी चिप, फिर यूएलएसआई, फिर वीएलएसआई, सॉरी हाँ वीएलएसआई, फिर यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर वेरी फिफ्थ में और फोर्थ में वेरी लार्ज इंटीग्रेशन, जिसका आविष्कार विलियम शॉकली जी ने ट्रांजिस्टर निर्वात ट्यूब के स्थान पर हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले ट्रांजिस्टर की इस आविष्कार विलियम शॉकली जी ने और बर्डिन ने और वाल्टर ब्रेटेन ने की थी। तृतीय पीढ़ी 1965 से 1971 के बीच, 1941 से 1956, 56 से 63, और तीसरी पीढ़ी 1965 से 1971 के दौरान हुई। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में एकीकृत परिपथ या आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया। ठीक है ना। पहली में निर्वात ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, चौथी में वीएलएसआई, पांचवी में यूएलएसआई। ठीक है। और मैं आगे बताता चलूंगा। जैसे ये सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये तो चार्ल्स बेबेज जी हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानने के लिए। चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार और 1837 में विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिकल इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटिंग का पिता माना जाता है। विश्लेषणात्मक इंजन में एक अंकगणितीय एएलयू इकाई, मूल प्रवाह नियंत्रण और एकीकृत विश्लेषणात्मक इंजन का विश्व के पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर अवधारणा के रूप में स्वागत किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में, एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है? इसका उपयोग आमतौर पर द्विध्रुवी बाइनरी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल, वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि में किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। 1943 में जे.डब्ल्यू. मोचली और प्रोफेसर एकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो एनिएक कहा जाता है। एनिएक की फुल फॉर्म होती है क्या? कोई बता सकता है एनिएक की फुल फॉर्म? यार क्या तैयारी कर रहे हो, तुम्हें एनिएक की फुल फॉर्म ही नहीं पता? एनिएक कंप्यूटर को डॉक्टर जे.डब्ल्यू. मोचली और प्रोफेसर एस्पर्ट, जॉन विलियम मोचली एंड जो क्रिस्पर एकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से के द्वारा बनाया गया पहले कंप्यूटर
पहले कंप्यूटर, ENIAC को क्या कहते हैं, मैंने बताया था ENIAC को इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 1943 में इस परियोजना की शुरुआत करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रोजेक्ट PX के लिए अमेरिकी सेना ने अनुदान प्रदान किया तथा 1946 में यह आविष्कार पूरा हुआ। द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? नॉर्मल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, तो इसका मूल भाषा मशीन लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर की मूल भाषा मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज है। इसे मशीनी कोड और कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के की सबसे निचले स्तर की भाषा के रूप में जाना जाता है तथा यह केवल 0 और 1 दो अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस मॉडर्न कंप्यूटिंग वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटर्स। मैं दोबारा पढ़ता हूं। द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस मॉडर्न कंप्यूटिंग वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटर्स। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी? ऑप्शन ए ग्रेस होपर, ऑप्शन बी जॉन वान न्यूमैन, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन डी बिल गेट्स, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो मुझे इसका राइट आंसर बताओ कि स्टोर्ड प्रोग्राम्स आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई? तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ऑप्शन ए ग्रेस होपर, ऑप्शन बी जॉन वान न्यूमैन, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन डी बिल गेट्स, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है जॉन वान न्यूमैन। जॉन वान न्यूमैन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लगा लीजिए। हो सकता है 21 मई को आपकी स्क्रीन पर दिखे बिल्कुल दिखेगा। प्रेडिक्शन नहीं करते भाई, डायरेक्ट बता देते हैं कि आएगा तो आएगा। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले जॉन वान न्यूमैन ने प्रस्तावित की थी। इसे वान न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यह आधुनिक कंप्यूटर्स के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है। पांचवी पीढ़ी में बने कंप्यूटर को लॉजिक प्रोग्रामिंग और मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग की मदद से बनाया गया था। कंप्यूटर की यह पीढ़ी समानांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है? गैलीलियो, कैलकुलेटर, और पास्कलाइन और ओरपेट। तो पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता था। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता था, जो 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया। यह डिवाइस अंकगणितीय कार्यों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। तो पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर किस पीढ़ी में किया गया? असेंबली लैंग्वेज पहली मैं बता देता हूं, असेंबली लैंग्वेज तृतीय पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया। पहली पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया बताओ सब। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964 तक या 1963 तक या 65 तक मान लेते हैं इसे। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर, इसका विकास विलियम शोकले ने 1947 ईस्वी में किया था। ट्रांजिस्टर का, इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबक के टेप का प्रयोग किया जाने लगा। वर्तमान पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में GUI इंटरफेस का प्रयोग किया गया, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए डिजिटल, ऑप्शन बी हाइब्रिड, ऑप्शन सी रिमोट, ऑप्शन डी एनालॉग। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिमोट।
रिमोट इसका राइट आंसर है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है, तो रिमोट। तो दिए गए विकल्पों में ऑपरेशन के आधार पर रिमोट कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर भौतिक परिणामों को निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं। इन कंप्यूटर के प्रयोग का उदाहरण विद्युत ग्रहों में देखा जा सकता है, जहां ये तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर 0 और 1 की डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं। अन्य तकनीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से शोध परिणाम देते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर का कार्य करने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज, बनाने वाले भी चार्ल्स बेबेज है और आधुनिक कंप्यूटर के जनक भी चार्ल्स बेबेज है। 1830 के जन्म, विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिकल इंजन विकोविच, जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब, निर्वात वलिकाएं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज किया गया? निर्वात वलिकाएं। तो इसका राइट आंसर है निर्वात वाली का ऑप्शन ए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में एनिएक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण है निर्वात नलिकाओं का प्रयोग, पंचकार्ड पर आधारित, संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग, संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित है ट्रांजिस्टर यूज हुए। पहली में निर्वात वलिकाएं वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर की खोज किसने करी, आविष्कार किसने किया? तो बता सकता है यह सस्ता और बिजली की कम करता और वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। खपत को कम करता है और विश्वसनीय भी। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष आईआईटीएम भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान डैश में स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया? तो पुणे में स्थापित किया गया। कौन सा? आईआईटीएम भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान। भारत का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष आईआईटीएम भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया गया। प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। इस सुपर कंप्यूटर की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी क्षमता 6.8 पेटा फ्लॉप्स है, जो मात्र 1 सेकंड में कई अरब गणनाएं कर सकता है। 6.8 पेटाफ्लॉप्स। निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शन ए आदित्य, ऑप्शन बी सहर्ष-T, ऑप्शन सी TIFR क्रे एक्स C30, ऑप्शन डी प्रत्यूष। तो राइट आंसर ऑप्शन डी प्रत्यूष। ऑप्शन डी प्रत्यूष। प्रश्नकाल के समय प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। प्रत्यूष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी मतलब IITM पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट NCM RWF नोएडा में सफल होने वाला सुपर कंप्यूटर है। यह जनवरी 2018 में स्थापित किया गया। यह भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप श्रेणी का सुपर कंप्यूटर है। यह 6.8 पेटाफ्लॉप्स की गति से गणना करने में सक्षम है। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। इसे पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर्स के मुख्यालय में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है? टाइपराइटर, टैब, मॉनिटर और कंप्यूटर। राइट आंसर है कंप्यूटर। कंप्यूटर वह उपकरण है जो डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग करके डेटा को संरक्षित करता है, प्रोसेसर के माध्यम से डेटा को प्रोसेस करता है और जब भी आवश्यक हो डेटा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है? तो कंप्यूटर। वो कौन है? कंप्यूटर है वो। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड अटेम्प्ट टू बिल्ड ए कंप्यूटर? कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फिर आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी?
तो इसका राइट आंसर है आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय में जॉन विंसेंट एटनासोफ और उनके छात्र क्लिफ फोर्ड-बेरी द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसे एटनासोफ बेरी कंप्यूटर एबीसी कहा जाता है, 1937 से 1942 के बीच बनाया गया। यह पहला प्रयास था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल था, और बाद में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास में इसका योगदान ऐतिहासिक साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शायद स्क्रीन पे पूरा ना आए, नहीं आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान कीजिए। लिस्ट ए दी है और लिस्ट 2 दी है, मतलब लिस्ट ए का मिलान लिस्ट 2 से करना है। अब लिस्ट ए का मिलान जब लिस्ट 2 से करना है तो मिलान करो। इसमें कह रहा है कि अपोलो गाइडलाइंस कंप्यूटर एजीसी, अपोलो गाइडलाइंस कंप्यूटर किसके साथ सही है, उसकी सूची 2 में कौन सा उसका सही है। तो अपोलो गाइडलाइंस कंप्यूटर एजीसी जो है उसका वजन वो बी के साथ सही है, बी के साथ, ठीक है जी। फिर कहता है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अपोलो गाइडलाइंस कंप्यूटर एजीसी, अपोलो गाइडलाइंस कंप्यूटर एजीसी का भंडारण क्षमता कितनी है, तो 64 केबी है, ठीक है जी। फिर कहता है प्रोसेसिंग पावर ऑफ अपोलो गाइडलाइंस कंप्यूटर एजीसी, तो इसे हम कहते हैं, इसका डी है। डी क्या है, आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति थी जिसे बिट्स और क्लॉक स्पीड में मापा जाता है, ठीक है जी। और यूजेस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हाई कैपेसिटी स्टोरेज, ये ऑप्शन डी का राइट आंसर है, ठीक है। ये सी का है और ये डी का है, ये जो है सी का है और इसका डी आंसर, ठीक है। तो अब मैं एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा जूम करके, शायद आप समझ जाओ, और नहीं समझोगे तो मैं कोशिश करूंगा। वैसे अपोलो गाइडलाइंस कंप्यूटर एजीसी वजन 70 पाउंड है और आयतन लाभ 1 घन फुट है, तो इसका राइट आंसर बी है। अपोलो गाइडलाइंस कंप्यूटर एजीसी का भंडारण क्षमता 64 केबी डेटा स्टोर कर सकता है। अपोलो गाइडलाइंस कंप्यूटर एजीसी की प्रसंस्करण संस्था आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति थी जिस पर बिट्स और क्लॉक स्पीड में मापा जाता है। आधुनिक लैपटॉप माइक्रो प्रोसेसर उच्च क्षमता भंडारण का उपयोग करता है और कार्यालय कार्य, गेमिंग आदि जैसे सामान्य प्रयोजन कंप्यूटिंग के कार्यों के लिए सक्षम है। तो आधुनिक लैपटॉप की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म, इन डिजिटल फॉर्म, डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट बुक का, टाइपराइटर का, तो लैपटॉप का किया जाता है भाई, लैपटॉप का। डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने का अर्थ है जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करना, जिसे कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों से पढ़ा या बदला और साझा किया जा सके। यह एक भौतिक फिजिकल वस्तु है, इसमें सूचना छिपी हुई होती है और ना कि डिजिटल रूप में संग्रहित। टाइपराइटर क्या होता है, यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कागज पर अक्सर छापता है, इसमें भी डिजिटल डेटा संग्रह नहीं होता। फिर कहता है व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इसमें जानकारी को अस्थायी रूप से हाथ से लिखा जाता है। लैपटॉप यह एक डिजिटल डिवाइस है जिसमें हम टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट आदि को डिजिटल रूप में स्टोर कर सकते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा है और सूचना संग्रह स्टोर के लिए उपयुक्त है लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना और रिट्रीवल पुनर्प्राप्ति करना। अब ये क्या होता है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य जानकारी, डेटा को संग्रहित इकट्ठा करना, प्रसंस्करण करना मतलब प्रोसेसिंग करना, और पुनः प्राप्त करना मतलब रिट्रीवल करना।
अन्य सभी कार्य जैसे गेमिंग, मनोरंजन, ड्राइंग आदि कंप्यूटर के माध्यम से किए जा सकते हैं, लेकिन वे इसके मूल उद्देश्य नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 सूचना पहली, देखो मैंने कहा था मैं सारा रिवीजन करा दूंगा, ए टू जेड रिवीजन होगा। तो पहली पीढ़ी में क्या यूज हुआ था, पहले पीढ़ी में क्या यूज हुआ था, बता सकता है कोई? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। दूसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे। क्या हुए थे? ट्रांजिस्टर। मतलब ट्रांजिस्टर कहां पर हैं? ये रे ट्रांजिस्टर। थर्ड पीढ़ी में आईसी चिप यूज हुई थी, ठीक है जी। और फोर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए थे। और फिफ्थ पीढ़ी में बताओ कमेंट करके, फिफ्थ पीढ़ी में क्या यूज हुए थे। क्वेश्चन नंबर 35, कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्या से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है? कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्या से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है? तो डिजिटल, लो स्पीड, एनालॉग और हाई स्पीड। तो इसका राइट आंसर है डिजिटल कंप्यूटर समस्या से निपटते हैं और गिनती प्राप्त करके उत्तर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर ए है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या प्रणाली 0 और 1 का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व और प्रक्रिया करते हैं। वे गणना और लॉजिकल ऑपरेशंस का प्रयोग करके समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर निरंतर डेटा को मापने और प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और वे वोल्टेज या अन्य निरंतर मानों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। What is the main memory device used in first generation computer? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या है? मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज की जाने वाली पहली मुख्य मेमोरी क्या है? बता सकता है कोई सा बच्चा? तो पहली मुख्य मेमोरी क्या है? इसका राइट आंसर है मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम क्यों लिखा इन्होंने? मैग्नेटिक ट्यूब भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने मैग्नेटिक ड्रम लिखा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी डिवाइस के रूप में चुंबकीय ड्रम, मैग्नेटिक ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इन कंप्यूटर की सर्किटी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है, लेकिन डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय ड्रम को मुख्य मेमोरी के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट आर द टू मेन कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या हैं? कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या है? मेमोरी एंड स्टोरेज। बी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सी है प्रोसेसर और नेटवर्क, डी है इनपुट और आउटपुट, ई है नन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसमें पूछा कि कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक होते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर वह भौतिक उपकरण होता है, वो फिजिकल, जिन्हें हम छू सकते हैं। सीपीयू हुआ, कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताओ। जो प्रोग्राम्स और निर्देश का समूह है जो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और ड्राइवर आदि। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट इन कंप्यूटर हिस्ट्री टुक प्लेस इन 1981? 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? 1981 में तो लॉन्च एप्पल मैकिंटोश लाइन नहीं, रिलीज द फर्स्ट राइस वर्क स्टेशन, पहले राइस रिस्क वर्क स्टेशन का विमोचन हुआ नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट मैग्नेटिक टेप स्टोरेज नहीं, तो आईबीएम पीसी का परिचय हुआ ना 1981 में। कंप्यूटर के इतिहास में आईबीएम पीसी का परिचय। सन 1981 में कंप्यूटर के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। आईबीएम ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम पीसी 5150 पेश किया। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह पर्सनल कंप्यूटर पीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बना। आईबीएम पीसी 5150। फिर कहता है कि आईबीएम एक प्रतिष्ठित कंपनी थी और उसके प्रवेश ने पीसी मार्केट को वैधता दी। इस पीसी में इंटेल का 8088 प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट का एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम था। डीओएस की फुल फॉर्म क्या है ये मुझे बताओ। इसके बाद आईबीएम
कंपेटेबल पीसी का एक विशाल बाजार बन गया। बाइनरी संख्या, बाइनरी नंबर 4 टाइम 0 4 टाइम 1 का दशमलव समतुल्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से आपसे पूछेगा। तो 1 1 1 1 0 2 3 4 0 और 1 1। अब इसे मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं। वैसे इसका राइट आंसर 1807 है, लेकिन क्यों है वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। जैसे ये है आपके सामने हमारा क्वेश्चन, ये एक कहते हैं ना कि हम जो मैथ में पढ़ते हैं उसके हिसाब से है। जैसे ये हमने लिख दिया, ये लिखा 1 1, ये जो नंबर लिखा 1 लिख दिया, और 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 की गुना 1 में होगी तो 1। अब हम जितनी संख्या है उतना लिखते चले जाएंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10। मतलब 10 संख्या है तो 2 की पावर 10 तक, और जो नंबर है उससे उसकी गुना कर दो। तो बाइनरी में चल रहे हैं, 1 गुना 1 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 1, 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 एकम 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 एकम 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 की जीरो में कितनी भी बड़ी संख्या गुना कर लो जीरो आएगा। ये सब जीरो आ गए। फिर 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। टोटल को अगर हम जोड़ते हैं 1024 और 512 और 256 और 2 और 1 3 और 1 4, 3 और 4 7 और 8 15, तो एक 1807 आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है बाबू, इसे कर लेना जरूर। इसकी शॉर्ट फॉर्म में आगे बताऊंगा क्लास में, इतने भी बड़ा नहीं करना। तो शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? 1011 का। अब दशमलव समतुल्य कहा, अब तुम्हें इतना बड़ा फैक्टर भी नहीं करना। हमारे पास जब u आ गया 1 0 1 और 1, ठीक है, ये संख्या है हमारी। तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 1, ऐसे 0 1 1 0 1, ठीक है। ऐसे करने के बाद इसका 11 आएगा, 1 1 0 1, ठीक है बाबू, ध्यान रखना इस चीज का। तो 11 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर में डेटा का विकास, डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर डेटा को किस रूप में भंडार करता है? तो बाइनरी सिस्टम में। कंप्यूटर में डेटा बाइनरी सिस्टम मतलब 0 और 1 से मिलकर बनता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया था। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस सी एंगलबर्ट ने सन 1960 ईस्वी में किया था, परंतु इसका पेटेंट इनके द्वारा 17 नवंबर 1970 को करवाया गया। माउस का पहली बार प्रयोग सन 1973 ईस्वी में जेरॉक्स एल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया गया था। निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संक्रिय बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 111010 है? 111010 होगा। किस बाइनरी संख्या द्विआधारी का ये होगा? तो जब इसने प्लस किया 111010 0 1 1 जोड़ेंगे 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1, तो 37 और 21 58, ठीक है बाबू। तो हेक्साडेसिमल जो डेसिबल वैल्यू होगी वो 58 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संख्या परिणाम स्वरूप 101011 देगी? इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या प्रणाली में है। तो इसका राइट आंसर मैंने बताया था कि 111010, तो 1 और 0 जहां होगा वहां 1 होगा, 1 और 0 जहां होगा 1 होगा, और 0 और 0 होगी तो वहां क्या होगा? 0 और 0 वहां 1 होगा, और 1 1 होगा वहां 0 होगी। तो जहां एक बार 1 आ जाए वहां 1 लिखा जाएगा। यहां भी 1 लिख दिया, यहां भी लिख दिया,
और 1001 और 100 और 101111, ठीक है जी। तो 53 और 10 43, 53 माइनस 10 43, ठीक है जी, 43। निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? बाइनरी संख्या प्रणाली तो ये है, ये तो कुछ है ही नहीं। 1101। बाइनरी संख्या पद्धति एक ऐसी संख्या पद्धति है जिसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 तथा 1 अंक का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर केवल 0 और 1 को समझ सकता है, अर्थात कंप्यूटर केवल बाइनरी संख्या 0 और 1 को आसानी से समझ सकता है तथा 0 और 1 के प्रयोग से बनी संख्या बाइनरी संख्या होती है जिसका आधार 2 होता है। 1110 बाइनरी संख्या का उदाहरण है, ठीक है बाबू। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर 147? 147 के बराबर कौन सा है? तो 147 के बराबर की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं, तो ये 147 है हमारा, ये 147 है। तो 2 से इसे हमने काटा, तो 2 से जब काटेंगे तो 73 आ गया, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 1 बचा। 2 से फिर इसे काटा तो 2 तिया 6, 2 की 12, 1 बच गया फिर भी। फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 आ गया। फिर 2 से काटा, 2 नम 18, 0 आ गया। फिर 2 से काटा, 2 चौक 8, 1 आ गया। तो जब तक ये 1 ना आ जाए तो हम लिखेंगे यहां से 1 1 डबल 0 1 डबल 0 1 1, तो 1 डबल 0 1 डबल 0 1 1, 1 डबल 0 1 डबल 0 1 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है बाबू। बाइनरी नंबर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज, बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहा जाता है बेस 2 नंबर सिस्टम, बेस 2 नंबर सिस्टम कहा जाता है। बाइनरी संख्या प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम 2 अंक 0 और 1 से बनी होती है। बाइनरी संख्या का बेस 2 होता है क्योंकि इसमें 2 अंक शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त की जाने वाली विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या 16 होती है, 10 होती है, 8 होती है, 2 होती है। बाइनरी में, तो बाइनरी में तो 2 ही होती है। बाइनरी में कितनी होती है? तो 2 होती है, 0 और 1। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है। 26 अक्षर प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट संख्या आवश्यकता होगी? मतलब क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एनकोड ऑल 26 लेटर, 10 सिंबल एंड 10 नंबर्स। 26 अक्षर, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट्स आवश्यकता होगी? तो 6 बिट आवश्यकता होगी। कैसे होगी अब मैं बताता हूं आपको। कुल आइटम 26, कुल आइटम 26 और कुल नंबर 26 और कुल वर्ड्स 26। तो 26 10 36 और 10 46, 2 की पावर n इजिकल्स टू 46, ठीक है बाबू। और 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 64, तो 64 बड़ा हो गया 46 से। तो जब इससे बड़ा लाना है हमें 6, तो n उसकी पावर 6 हो गए, वो नंबर 6 है, बिट की आवश्यकता 6 की। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। 50वां सवाल। डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम सेज दैट द नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू अ बबल्ड गेट। जो गेट हमने फिजिक्स में भी गेट पढ़े, एंड गेट, नोर गेट, नैंड गेट, ये सब गेट। अब हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं। डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि नैंड गेट एक बबल्ड गेट के तुल्य होता है। क्या होता है तुल्य? और गेट के तुल्य होता है। अब ये क्या है, मैं अभी बता क्या आया था पीछे कि डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय
थ्योरम कहती है कि नैंड गेट एक बबल्ड और गेट के समतुल्य होता है, अतः प्रमेय के अनुसार ए बी इजिकल्स टू ए बराबर प्लस बी बराबर, जबकि डी मॉर्गन की पहला प्रमेय कहता है कि नोर गेट बबल एंड गेट के बराबर होता है, तो ए और बी, ए बी मल्टीप्लाई में नोर गेट में और लग जाएगा और इसमें ये प्लस में जाएगा और उसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 0000111000101 नंबर? इस संख्या का कंप्लीमेंट क्या पूरक होगा? क्या पूरक होगा? तो इसका पूरक ये होगा। अब ये कैसे पूरक हुआ भाई? बाइनरी संख्या में 1 कंप्लीमेंट निकालने के लिए 0 को 1 और 1 को 0 कर देते हैं। 2 कंप्लीमेंट निकालने के लिए 1 को कंप्लीमेंट में 1 जोड़ते हैं। तो दी गई बाइनरी संख्या 00111100011, तो 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0। तो जहां 1 वहां 0, जहां 0 वहां 1, उसका कंप्लीमेंट निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहे हैं भैया, इतने हार्ड हार्ड सवाल नहीं आते? भाई इतने ही हार्ड आते हैं। मैं आसान करा के तुम्हें आगे बढ़ जाऊं और पेपर में ना आए, मैं वो नहीं हूं। मैं सच से रूबरू कराता हूं, बिल्कुल सच से, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूं। मैं भी आप ही की तरह सीख रहा हूं, और जब कोई इंसान सीखता है तो वो सिखाता भी सही है। मैं कोई टीचर नहीं हूं, मुझे कोई बैच नहीं बेचना, किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। मैं आपको सच से रूबरू कराने आया हूं। कितने हार्ड हार्ड क्वेश्चन आते हैं भाई। आप YouTube के इतिहास में कहीं भी चले जाइए, अगर किसी भी टीचर ने आपको कंप्यूटर के यह लेवल पढ़ाया होगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। दैट इज माय कमिटमेंट फॉर यू। मेरा आपसे कमिटमेंट है ये, क्योंकि नहीं पढ़ा पाएंगे यार कोई भी। उन्हें व्यूज चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए। व्यूज पे और सब्सक्राइबर पे मत जाना, सिलेक्शन पे जाना दोस्त। सिलेक्शन कहां से मिलता है? कोई भी टीचर ऐसे क्वेश्चन नहीं कराएगा, क्योंकि बच्चा भाग जाता है देखकर, नहीं पढ़ पाएगा। कितने हार्ड क्वेश्चन, फिर कहते हैं मेरिट हाई जाएगी। मेरिट तो हाई जानी है मेरे दोस्त। अब ये देख लो, मैं यूपी के सभी एग्जाम की आई टेस्टिंग हुआ, एक्सरे वाला, टेक्नीशियन वाला हुआ, सभी क्वेश्चन करा रहा हूं। जेई के हुआ, मेंस का हुआ, एडवांस का हुआ, सब क्वेश्चन करा रहा हूं। तब भी अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर कहां से आएगा? तो हमने बता दिया है, सिलेक्शन का एकमात्र जगह आपका परिवार यूपी एग्जाम पॉइंट है, वहां से पढ़िए। और मैं यकीन दिलाता हूं, मैंने होमगार्ड में वैसे मैंने होमगार्ड में कम ही क्लासेस लिए हैं, लेकिन मैंने लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए हैं मेरे पढ़ाने से, लाइन टू लाइन। मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं भाई होमगार्ड के भी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बताता और व्यूज के लिए मैं कुछ नहीं करता। मैं सच से रूबरू करता हूं, क्योंकि 21 मई को एक ऐसा इतिहास लिखूंगा कि ये बड़े टीचर याद रखेंगे, जो देश के बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं ये याद रखेंगे। ये बस आते हैं कि हम मीटअप कर रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं। अरे पढ़ा, तुम्हारा एक भी बच्चा सिलेक्शन नहीं ले रहा पढ़ाया हुआ, वो छोटे टीचर है जिनसे बच्चे पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हैं। तुम्हारा तो कोई भी बच्चा अगर पढ़ के सिलेक्शन ले रहा हो वहां से, हमें बताओ ना। तुम मेरिट बताते हो 325, मेरिट जाती है 370, मेरिट बताते हो 66, मेरिट जाती है ड्राइवर दिल्ली पुलिस की 83। यार तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी, तुम्हारे पास डाटा ही नहीं है। तुम बस बच्चों को बैच देखना चाहते हो। हर एक चीज बिकाऊ है, खरीदने वाला होना चाहिए, लेकिन हमें खरीद के दिखाओ। तो क्वेश्चन नंबर 52, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं? द बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज नोन एज कोर, प्रोसेसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी और डिस्क। तो इसका राइट आंसर कोर। क्या है कोर? कोर सीपीयू की मूल संगणना इकाई को संदर्भित करता है। एक कोर में उन सभी घटकों का समावेश होता है जो निर्देशों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक है, जैसे अंकगणितीय और तार्किक यूनिट एएलयू, ट्रांजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। आधुनिक सीपीयू में अक्सर कई कोर होते हैं, जिससे वे मल्टीटास्किंग और उच्च प्रदर्शन सक्षम कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन अ प्रोसेस इज इन द रेडी स्टेट व्हाट डज इट मीन? जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए, द प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट बट इज वेटिंग but it's waiting for the CPU to be allocated. CPU to be allocated. The process is ready to execute but is waiting for the CPU is to be allocated. प्रक्रिया संपादित निष्पादित होने के लिए रेडी है लेकिन CPU आवंटित करने की प्रतीक्षा कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ए है। ऑप्शन और भी पढ़ लेते हैं। CPU द प्रोसेस इज करंटली एग्जीक्यूटिंग ऑफ द CPU, वर्तमान में CPU का निष्पादित होना, नहीं, गलत है बिल्कुल। द प्रोसेस हैज कंप्लीट एग्जीक्यूशन एंड इज टर्मिनेटेड, बिल्कुल गलत। द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन एक्सटर्नल इवेंट, बिल्कुल गलत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहता है कि CPU प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है लेकिन CPU आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है बाबू, तो किसी भी प्रक्रिया प्रवर्तन प्रोसेस का जीवन काल विभिन्न अवस्था स्टेट से होकर गुजरता है, उनमें से एक है रेडी स्थिति। जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका अर्थ होता है वह प्रक्रिया पूरी तरह तैयार है CPU पर चलने के लिए, उसके पास आवश्यक संसाधन रिसोर्सेस है लेकिन उसे अभी CPU नहीं मिला, वह अब बस CPU के उपलब्ध होने का इंतजार कर रही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इंतजार होने कर रही है। इस स्थिति में प्रक्रिया रेडी क्यू में होती है और जैसे CPU खाली होता है तो शेड्यूलर उसे CPU पर निष्पादित के लिए भेज देता है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट डज द मेमोरी डाटा रजिस्टर MDR? मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR क्या रखता है? क्या रखता है? ए वैल्यू बीइंग स्टोर्ड टू और रिट्राइव फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा मान। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 54 लास्ट क्वेश्चन था। मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR आर्किटेक्चर का एक घटक है जो मेमोरी से डेटा को प्राप्त करने या उसमें डेटा को लिखने के दौरान अस्थायी रूप से उस डेटा को रखता है। जब CPU मेमोरी से कोई डेटा पढ़ता है या उसमें लिखता है तो यह डेटा पहले MDR में रखा जाता है, यह डेटा बस के माध्यम से मेमोरी और CPU के बीच ट्रांसफर होता है। तो मैं 54 क्वेश्चन आपके करा चुका हूं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास और परिचय के साथ। तो नेक्स्ट क्लास हम इसकी करेंगे और 54 क्वेश्चन हमने जो ये कंप्लीट किए हैं, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम है यूपी एग्जाम पॉइंट के नाम से, व्हाट्सएप चैनल है हमारा यूपी एग्जाम पॉइंट के नाम से, तो वहां पे मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, WW टिम बर्नर्स-ली ने जिसकी स्थापना की थी, उसके इतिहास और परिचय के बारे में पढ़ेंगे। और आज हमने 54 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।